सोनपुर राज्य के हरिपुर नाम के छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक सुंदर नौजवान अपनी बहन चमेली के साथ रहा करता था। अर्जुन की सुंदरता पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। अर्जुन अपनी झोपड़ी के बाहर से काम पर निकलने की तैयारी कर रहा था कि तभी उसकी बहन चमेली मुस्कुराते हुए उससे बोली, भैया, आपकी सुंदरता के चर्चे केवल इस गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक फैले हैं। हर लड़की यही चाहती है कि वो आपकी पत्नी बने। दात पगली नहीं तो बस एक तू ही है जो मेरी सुंदरता की तारीफ करती है, और एक वो चंद्रलेखा जो हवेली में हमेशा मेरे आसपास मंडराती रहती है, और तो कोई मुझे पूछता भी नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। अगर धनीराम की पुत्री चंद्रलेखा से आपका विवाह हो जाए तो आपको तो दहेज में बहुत कुछ मिल जाएगा। ओह, मुझे दहेज वहेज नहीं चाहिए। मैं तो उसी लड़की से विवाह करूंगा जिससे मेरा मन करेगा। और वैसे भी तुझे बताऊं बहन, मैंने चंद्रलेखा को ना कभी उस नजर से देखा ही नहीं है। चल, मैं चला हवेली की तरफ। इतना कहकर अर्जुन धनीराम की हवेली की ओर चल पड़ा। अर्जुन धनीराम की हवेली में मुंशीगिरी का काम किया करता था। अर्जुन हवेली के भीतर प्रवेश करता है, तभी चंद्रलेखा सामने आ गई। अर्जुन, सुबह से उठती हूँ तो दरवाजे पर बैठकर तुम्हारा ही इंतजार करती हूँ। जब तक तुम्हें देख नहीं लेती एक दाना भी नहीं खाती। देखो चंद्रलेखा, तुम मेरे मालिक की बेटी हो। अगर किसी दिन मालिक ने तुम्हें ऐसी बातें करते हुए सुन लिया ना, तो वो मुझे गलत समझेंगे। मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूं कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता हूं, नहीं करता हूं, नहीं करता हूं। समझो। कान खोलकर सुन लो अर्जुन, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी सुंदरता पर गांव की बहुत सारी लड़कियां फिदा हैं, पर शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी। इतना कहकर चंद्रलेखा वहां से चली गई और अर्जुन चुपचाप हवेली के कक्ष में बैठकर अपने काम में लग गया। शाम को अर्जुन घर लौटा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। क्या हुआ भैया, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या कहूं चमेली, ये चंद्रलेखा को ना मैं कितनी बार समझा चुका हूं, लेकिन उसे कुछ समझ में आता ही नहीं है। मैंने उससे साफ साफ कहा कि मैं उससे प्रेम नहीं करता। इसमें चंद्रलेखा की कोई गलती नहीं। मेरे भैया ही इतने सुंदर हैं कि हर लड़की उनके जीवन की संगिनी बनना चाहती है। अरे तू फिर शुरू हो गई। चल जल्दी से खाना लगा, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ नहीं तो। चमेली चुपचाप रोटी बनाने लगी। अर्जुन खाकर उठ ही रहा था कि तभी झोपड़ी के बाहर दस्तक होने लगी। अर्जुन दरवाजा खोलता है। घर के बाहर चंद्रलेखा और धनीराम खड़े थे। धनीराम और चंद्रलेखा अंदर गए। अर्जुन और चमेली दोनों चौंक पड़े। तुम्हारा चौंकना स्वाभाविक है अर्जुन। तुम सोच रहे होगे कि मेरे जैसा धनवान आदमी तुम जैसे गरीब की झोपड़ी में क्यों आया, है ना? हाँ हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा धनीराम जी। आप यहाँ कैसे? देख अर्जुन, मेरी पुत्री चंद्रलेखा ने बताया कि वो तुझसे प्रेम करती है और तुझसे विवाह करना चाहती है। सीधी बात बताऊं, मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। देखो, तुम ईमानदार भी हो, सुंदर भी हो और बरसों से मेरी हवेली में काम भी कर रहे हो। शादी के बाद तुम घर जमाई बन जाना। इसी बहाने तुम्हारी बहन का विवाह भी मैं धूमधाम से करवा दूंगा। क्या कहते हो? देखिए धनीराम जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैं कई बार कह चुका हूं कि मैं चंद्रलेखा से प्रेम नहीं करता। मैं विवाह उसी से करूंगा जिससे मेरा मन करेगा। मैंने कभी भी चंद्रलेखा को उस नजरिए से नहीं देखा, इसीलिए मैं उससे शादी नहीं कर सकता। मैं क्षमा चाहूंगा, माफ करिए। ये सुनकर चंद्रलेखा स्तब्ध रह गई और धनीराम का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। देखा चंद्रलेखा, देखा देखा,
तुम्हारी वजह से मैं इसके घर तक चला आया और इसने तुम्हें मेरे मुंह पर ही ठुकरा दिया। ए अर्जुन, ए, तुझसे बड़ा मूर्ख मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। अरे इतना बड़ा रिश्ता तू ठुकरा रहा है। याद रखना, आज के बाद तू मेरी हवेली में काम नहीं करेगा और मैं इस पूरे गांव में तुझे काम करने दूंगा नहीं। फिर देखता हूं कि तू करता क्या है। चल। अर्जुन, तुमने मुझे ठुकराकर अच्छा नहीं किया। देखती हूँ तुम्हारे भाग्य में कौन सी लड़की लिखी है। मैं दावा करती हूँ कि मुझसे सुंदर कोई नहीं मिलेगी। धनीराम और चंद्रलेखा क्रोध में वहां से चले गए। भैया, आपने ये क्या किया? आपको इस तरह इनकार नहीं करना चाहिए था। हाँ चमेली, मैंने सिर्फ और सिर्फ सच बोला है। हाँ, ये बात अलग है कि मेरा सच बोलना उन्हें अपमान लगा। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। इतना कहकर अर्जुन भी वहां से बाहर चला गया। अगले दिन अर्जुन मुखिया के घर पहुंचकर बोला, मुखिया जी राम राम। मुखिया जी, आपके कई सारे खेत हैं। मैं आपके खेतों में काम करना चाहता हूँ। क्षमा करना अर्जुन, धनी राम का आदेश है कि तुम्हें कोई भी काम ना दिया जाए। मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता क्योंकि वो हमारी बहुत मदद करता है। अर्जुन निराश होकर वहां से चला गया और सीधा बलराम चाचा के घर पर पहुंचा। बलराम चाचा, धनीराम ने मुझे हवेली से निकाल दिया है। मुझे कोई भी छोटा मोटा सा काम दे दीजिए ना। क्षमा करना अर्जुन, धनीराम ने सबको मना कर दिया है। मैं उसके आदेश के खिलाफ नहीं जा सकता भाई। चलो, राम राम। अर्जुन ने गांव के हर घर का दरवाजा खटखटाया, मगर किसी ने काम नहीं दिया। निराश होकर वो वापस अपनी झोपड़ी लौट आया। भैया, मैं जानती हूँ किसी ने काम नहीं दिया होगा। आप क्यों नहीं समझते कि इस गांव में धनीराम का ही शासन चलता है? चमेली, अगर धनीराम को ऐसा लगता है ना कि ऐसा करने से मैं झुक जाऊंगा और उसकी बेटी से विवाह करने की भीख मांगूंगा, तो वो गलत सोचता है। तो अब आप क्या करेंगे? हमारे घर में इतना अनाज है बहन कि तुम 1 महीने तक खा सकती हो। मैं तब तक सोनपुर राज्य जाऊंगा, वहां मजदूरी करूंगा, लेकिन अब इस गांव में किसी से काम नहीं मांगूंगा। बिना गलती के मैं नहीं झुकूंगा। चमेली जानती थी कि उसका भैया जो कहता है वो करके रहता है। अगले दिन अर्जुन सोनपुर राज्य की ओर रवाना हो गया। रास्ते में गांव की सीमा पर चंद्रलेखा खड़ी मिल गई। आखिर दूसरे राज्य में काम करने की नौबत आ ही गई ना अर्जुन। अब भी वक्त है, मुझसे विवाह कर लो, सब कुछ ठीक हो सकता है। चंद्रलेखा, मेरा जवाब अब भी ना ही है। आखिर मुझ में क्या कमी है अर्जुन? क्या कहूं, तुम समझने को तैयार तो हो नहीं। देखो, तुम में कोई कमी नहीं है चंद्रलेखा, बस मैंने कभी उस नजरिए से तुम्हें देखा ही नहीं, तो मेरा मन ही नहीं करता तुमसे विवाह करने का। तो मैं क्या करूं? देखो, मैं जानता हूं कि तुमसे विवाह कर लूंगा तो बैठे बैठे धनवान बन जाऊंगा, पर इसके बाद भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। मैंने तुम्हारे अंदर अपने पत्नी का रूप कभी देखा ही नहीं, तो मैं कैसे शादी करूं? इतना कहकर अर्जुन गांव की सीमा पार करके चला गया और चंद्रलेखा उदास होकर गांव की ओर लौट गई। अर्जुन 2 दिन तक लगातार जंगल के रास्ते से होते हुए सोनपुर राज्य की ओर अपनी यात्रा करता रहा। अर्जुन के पास धन नहीं था। अर्जुन भूख और प्यास से निढाल हो गया और एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपने आप से बोला, हाँ, बाप रे बाप, आखिर सोनपुर राज्य और कितनी दूर रह गया। अरे रे रे रे, मेरे पास इतना धन भी नहीं था कि मैं एक बैलगाड़ी किराए पर लेकर सोनपुर राज्य चला जाता। लेकिन जो भी हो, मुझे आगे का रास्ता तो तय करना ही पड़ेगा।
चल अर्जुन, हाँ चलो। इतना बोलकर अर्जुन दोबारा उठकर बैठ गया और फिर से अपनी यात्रा करना जारी रखा। बहुत देर के बाद अर्जुन को दूर से सुंदर राज्य नजर आया। अर्जुन के सूखे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ लगता है मेरी मंजिल करीब आ गई है। अब मुझे अपने कदमों की रफ्तार तेज कर लेनी चाहिए। अरे रे रे रे, लेकिन क्या करूं, मेरे पांव जवाब दे चुके हैं। चल अर्जुन, हाँ। अर्जुन धीरे धीरे कदमों से सोनपुर राज्य की सीमा पर पहुंचा ही था कि अगले ही पल उसे चक्कर आ गए और वो नीचे गिर पड़ा। गिरते ही अर्जुन का सर किसी पत्थर से टकराया और उसके सर से रक्त बहने लगा। अर्जुन बेहोश हो गया। बहुत देर के बाद जब अर्जुन की आंख खुली तो उसने अपने आप को एक झोपड़ी के अंदर देखा। अर्जुन ने देखा कि उसके माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। आह, आह, ये मैं कहाँ आ गया? अब जहां तक मुझे याद है मैं तो चक्कर खाकर गिर गया था और मेरे सर से पत्थर टकराया था। ये मैं कहाँ आ गया? अर्जुन इधर उधर देखने लगा। उसने देखा सामने ताजा और सुंदर फल रखे थे। फलों को देखकर अर्जुन के मुंह में पानी आ गया क्योंकि वो 2 दिन से भूखा था। तभी अर्जुन के कानों में एक स्त्री की आवाज टकराई। शायद तुम भूख और प्यास की वजह से बेहोश हो गए थे। तुम मुझे राज्य की सीमा पर बेहोश मिले। ये ताजा फल रखे हैं, इसे खा लो। अर्जुन ने देखा कि एक स्त्री उसके सामने खड़ी थी जो बड़ा सा घूंघट डाले हुए थी। अब कौन हो तुम? मेरा नाम सौम्या है। मैं इसी झोपड़ी में रहती हूँ। अब ज्यादा बात मत करो, फल खा लो। अर्जुन को भूख बहुत ज्यादा लगी थी। अर्जुन फल खाने लगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की। मगर अगले ही पल अर्जुन फिर से गिर पड़ा। तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। जब मैंने तुम्हें उठाया तब तुम्हारे सर से रक्त बह रहा था और तुम्हें बहुत तेज बुखार भी था। अभी भी तुम्हें बुखार है। अभी तुम चल फिर नहीं सकते। अर्जुन चुपचाप एक जगह जाकर लेट गया। सौम्या कुछ देर बाद आती और अर्जुन के शरीर पर जड़ी बूटियों का लेप लगाती। कुछ देर बाद अर्जुन नींद की आगोश में समा गया। शाम को जब अर्जुन की आंख खुली तो उसके पास थाली रखी थी जिसमें बहुत अच्छा और ताजा भोजन था। सौम्या घूंघट डाले हुए बैठी थी। इस भोजन को खा लो, तुम्हें भोजन की सख्त आवश्यकता है। अर्जुन बगैर कुछ कहे भोजन करने लगा। समय ऐसे ही बीतता गया और सौम्या पूरे मन से अर्जुन की सेवा करने लगी। कुछ दिन बाद अर्जुन स्वस्थ हो गया। हाँ, आपकी वजह से मैं ठीक हो पाया, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब तुम जा सकते हो। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप झोपड़ी में अकेली रहती हैं, आपका परिवार नहीं है? नहीं, मैं अकेले ही रहती हूँ। हमेशा घूंघट डाले हुए क्यों रहती हैं? क्या मैं आपका चेहरा देख सकता हूं? आप कौन हैं? सौम्या कुछ देर चुप रही। आप मुझे न देखें तो अच्छा है। मुझे जो देख लेता है उसका पूरा दिन बेकार जाता है। देखिए, मैं उस देवी के दर्शन करना चाहता हूं जिस देवी की वजह से मुझे एक नया जीवन दान मिला। कृपया करके इस घूंघट को हटाइए और अपना दर्शन दीजिए। कुछ देर शांति छाई रही। अचानक सौम्या ने अपना घूंघट उठा लिया। सौम्या का चेहरा देखकर अर्जुन बुरी तरह आश्चर्य में पड़ गया। उसका चेहरा बिल्ली के जैसा था। अर्जुन ये देखकर डर गया। तभी सौम्या ने अपना मुंह फेर लिया। मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे जो देख लेता है उसका सारा दिन बेकार जाता है। अर्जुन को न जाने क्यों सौम्या पर बहुत दया आने लगी। बाप रे, मैंने मतलब
मैंने अपने जीवन में कभी भी तुम्हारे जैसी स्त्री नहीं देखी। ये बताओ, तुम्हारा चेहरा बिल्ली के जैसा क्यों है? इस बारे में मैं आपको नहीं बता सकती। अब आप जा सकते हैं। इतना कहकर सौम्या फूट फूट कर रोने लगी। अर्जुन सौम्या से बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो धीरे धीरे कदमों से बाहर निकल गया। बहुत देर के बाद अर्जुन राज्य में पहुंचा और एक गांव के हलवाई की दुकान पर चला गया। नमस्ते भैया। भैया, मुझे काम मिलेगा क्या? मैं हरपुर गांव से आया हूँ। अरे ये सोनपुर है भैया, सोनपुर। यहाँ इतनी आसानी से काम धाम नहीं मिलता, आपको निराश होकर जाना पड़ेगा यहाँ से। अर्जुन निराश होकर वहां से जाने ही वाला था कि तभी उसके मन में एक विचार आया। अच्छा, एक बात पूछूं भैया? हाँ हाँ पूछो। कुछ दिन पहले अचानक से भूख के कारण मुझे चक्कर आया और मैं बेहोश हो गया। फिर कुछ देर बाद मेरी आंख एक झोपड़ी में खुली। उस झोपड़ी में सौम्या नाम की लड़की ने मेरी बहुत सेवा की। उसी की वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, एकदम स्वस्थ। लेकिन भैया, जब मैंने उसका चेहरा देखा तो उसका चेहरा बिल्कुल बिल्ली जैसा था। हलवाई हंस पड़ा। अच्छा, तो भैया तुम राजकुमारी सौम्या से मिलकर आ रहे हो? क्या? राजकुमारी सौम्या? मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? अरे भैया, वो इस नगर की राजकुमारी सौम्या है, राजा विक्रम की पुत्री, जो राज्य की सीमा पर अकेले झोपड़ी में रहती हैं। और हाँ, वो किसी से मिलना पसंद नहीं करती। समझो, किस्मत वाले हो तुम, किस्मत वाले, जो उन्होंने तुम्हारी सेवा की, राजकुमारी ने तुम्हारी सेवा की। वैसे भी जब से उसने अपनी झोपड़ी वहां बनाई है, राज्य का कोई निवासी उधर जाता भी नहीं है। अर्जुन को बहुत आश्चर्य हुआ। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया और चुपचाप महल की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद अर्जुन राज दरबार में खड़ा था। राज दरबार में राजा विक्रम अपने सिंहासन पर बैठे थे। कौन हो तुम? प्रणाम महाराज। महाराज, मेरा नाम अर्जुन है। अर्जुन सारी घटना बताते हुए बोला। बात यह है महाराज कि और जब मुझे पता चला कि वो आपकी पुत्री हैं, तो मैं आश्चर्य से भर गया। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो महल से अलग क्यों रहती हैं। राजा विक्रम खड़े हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ, क्या बताएं हम तुम्हें अर्जुन? क्या तुमने उसका चेहरा नहीं देखा? उसका शरीर तो इंसानों जैसा है, लेकिन उसका चेहरा बिल्ली के जैसा है। कुछ समय पहले तक राजकुमारी सौम्या बहुत सुंदर थी, बिल्कुल सही थी। अचानक से न जाने ऐसा क्या हुआ कि उसका चेहरा बिल्ली में बदल गया। जब मैंने उसका चेहरा बिल्ली में बदला देखा तो मैं तो खुद बुरी तरह से डर गया। मैंने पूछा कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे महल के लोग डरने लगे, इसीलिए राजकुमारी ने हमेशा हमेशा के लिए महल छोड़ दिया और राज्य की सीमा पर जंगल में अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगी, अकेले। अर्जुन को न जाने क्यों राजकुमारी के ऊपर बहुत दया आने लगी। लेकिन महाराज, क्या राजकुमारी हमेशा अकेले ही रहेंगी? अब हम कुछ कह नहीं सकते, ना ही कुछ कर सकते हैं। यूं समझ लो, हम असहाय हैं एक तरह से। अब तुम ही बताओ, इस हालत में क्या कोई युवक राजकुमारी से विवाह करेगा? बताओ, करेगा? नहीं करेगा। हर युवक अपने लिए सुंदर पत्नी चाहता है, कोई बिल्ली जैसी पत्नी नहीं चाहता। अर्जुन गहरी सोच में डूबा रहा। महाराज, एक बात कहूं, राजकुमारी ने मेरी सेवा बड़े मन से की है। मुझे आपके सामने ये कहने में कोई संकोच नहीं है
कि मुझे राजकुमारी से प्रेम हो गया है। राजा विक्रम चौंक गए। क्या बात कर रहे हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम्हारा दिमाग ठीक तो है? नहीं महाराज, नहीं 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 नहीं, मैं पागल नहीं हूं। क्या मैं जो कह रहा हूं, क्या वो आपको समझ में नहीं आ रहा? मैंने कहा, मैं राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूं और मुझे कोई दहेज भी नहीं चाहिए। मैं राजकुमारी को ससम्मान सहित अपनी पत्नी बनाकर अपने गांव ले जाऊंगा और वो कर्तव्य निभाऊंगा जो एक पति का पत्नी के प्रति होता है। ओ, तो अगर तुम्हें अपना जीवन तबाह करने का इतना ही शौक है तो जाओ, जाकर जो मर्जी सो करो। हमारी तरफ से हर बात की इजाजत है। अगर राजकुमारी सौम्या तुमसे विवाह करने की हामी भर देती हैं, तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। जाओ। अर्जुन चुपचाप राजमहल से बाहर आ गया और सीधा उस झोपड़ी की ओर चला गया जहां राजकुमारी सौम्या रहती थी। अर्जुन को दोबारा आते हुए देखकर राजकुमारी सौम्या चौंक गई। आप यहाँ पर दोबारा? क्या हुआ? हाँ, मुझे आपके बारे में सब कुछ पता चल गया है। मैं आपके पिता राजा विक्रम से मिला और मैंने आपसे विवाह करने की इजाजत भी मांगी और उन्होंने इजाजत दे दी है। राजकुमारी सौम्या, मैं आपको अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। कहीं आप पागल तो नहीं हो गए? आप एक ऐसी लड़की को अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं जो दूर दूर तक सुंदर नहीं, जिसका चेहरा बिल्ली जैसा है, जिसका चेहरा देखकर लोग डर जाते हैं। आप उस लड़की से विवाह करना चाहते हैं? मुझे लोग, समाज, दुनिया किसी की भी परवाह नहीं है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं क्योंकि जिस तरह से तुमने निस्वार्थ भावना से मेरी सेवा की है ना, मुझे हमेशा से ऐसी ही पत्नी की तलाश थी। इतना कहकर अर्जुन ने बिना कुछ कहे राजकुमारी सौम्या की मांग में सिंदूर भर दिया। ये आपने क्या किया? मुझसे विवाह करके आपका जीवन तबाह हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बल्कि तुमसे विवाह करके मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूं राजकुमारी, और प्रेम शक्ल सूरत नहीं देखता, वो तो आत्मा की सुंदरता देखता है। राजकुमारी सौम्या चुप हो गई। कुछ देर बाद अर्जुन ने राजकुमारी सौम्या से मंदिर में विवाह किया और उसे अपने गांव ले गया। 2 दिन की यात्रा के बाद वो दोनों अपने गांव पहुंचे। अर्जुन के साथ एक स्त्री को देखकर उसकी बहन चमेली चौंक गई। भैया, आपके साथ ही स्त्री कौन है? बहन, ये तुम्हारी भाभी है। भाभी, स्वागत करो अपनी भाभी का। भाभी, आप तो राज्य में धन कमाने गए थे। जरूर बहुत ही सुंदर लड़की देखी होगी, तभी आपने मुझसे बिना पूछे उससे विवाह कर लिया। अब भाभी के दर्शन नहीं कराओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन हाँ, अपनी भाभी को देखकर कहीं बेहोश मत हो जाना, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर है ना? जरा अपना दिल थाम लेना। इतना कहकर अर्जुन ने अपनी पत्नी का घूंघट खोल दिया। चमेली बुरी तरह से चौंक गई। ये क्या भैया, आप एक चुड़ैल से शादी करके आए हो? ये सुनकर राजकुमारी सौम्या की आंखों में आंसू आ गए। मैंने आपसे कहा था, समाज मुझे स्वीकार नहीं करेगा। ओहो, तुम चिंता मत करो सौम्या, अब तुम मेरी पत्नी हो, पत्नी। और चमेली, आइंदा से सोच समझकर बात करना। तुम अपनी भाभी से इस तरह से बात नहीं कर सकती हो, समझी? चमेली अपने आप को संभालती है। भैया, आपको हो क्या गया है? अरे, जिस लड़की से आपने शादी की है वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक बिल्ली है। अर्जुन ने चमेली को सारी घटना बताई। अरे, अगर ये मेरे जीवन में नहीं आती ना, तो तू अपने भाई को जीवित भी नहीं देखती चमेली। पता है, तेरा भाई राज्य की सीमा पर ही मर जाता। मुझे हमेशा से ऐसी ही लड़की की तलाश थी चमेली। मैंने कभी सुंदरता को महत्व नहीं दिया, क्योंकि तन की सुंदरता से अधिक
मन की सुंदरता से प्रभावित होता हूं मैं, और सौम्या, उसका मन, उसकी आत्मा अति सुंदर है, अति सुंदर। पूरी घटना सुनकर चमेली का गुस्सा शांत हो गया। चमेली अपनी भाभी के पास आई और उससे कहा, मुझे क्षमा कर देना भाभी। कुछ ही देर में गांव में जंगल की आग की तरह खबर फैल गई कि अर्जुन, जो गांव का सबसे सुंदर युवक था, उसने विवाह कर लिया है। जब ये खबर चंद्रलेखा तक पहुंची तो वो चौंक गई। जरा मैं भी तो देख कर आऊं कि आखिर मुझसे अधिक सुंदर लड़की अर्जुन को कहाँ मिल गई। कुछ देर में चंद्रलेखा अर्जुन के घर पर आ गई। चंद्रलेखा को देखकर अर्जुन चौंक गया। क्या मुझे अपनी पत्नी के दर्शन नहीं कराओगे? मैं भी देखना चाहती हूँ कि क्या कोई मुझसे भी अधिक सुंदर इस संसार में मौजूद है। अर्जुन कुछ कहता, लेकिन इससे पहले चंद्रलेखा ने आगे बढ़कर राजकुमारी सौम्या का घूंघट उठा दिया। राजकुमारी सौम्या का चेहरा देखकर चंद्रलेखा बुरी तरह डर गई। अर्जुन, ये क्या? तुमने एक बिल्ली से शादी कर ली? तो ये थी तुम्हारी पसंद, ये थी तुम्हारी सोच। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी इतनी घटिया पसंद होगी। इतना कहकर चंद्रलेखा जोर जोर से हंसने लगी। मुझे तो लगता था कि तुम सुंदर हो तो तुम बहुत ही सुंदर लड़की से शादी करोगे, लेकिन तुम्हें तो बिल्लियां पसंद हैं। ये मुझे नहीं पता था। चंद्रलेखा अर्जुन का खूब मजाक उड़ाकर वहां से चली गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। उस दिन के बाद से अर्जुन का गांव में हर कोई मजाक उड़ाने लगा। एक दिन अर्जुन अपने घर पर आया और देखा कि उसकी पत्नी राजकुमारी सौम्या उदास बैठी थी। क्या हुआ सौम्या, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या बात है? जब गांव वाले आपको इतना अपमानित करते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। आपने मुझसे शादी करके अपना जीवन बर्बाद कर दिया। अरे भाई, ऐसी बातें क्यों करती हो? अच्छा चलो, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे बताओगी? आप मेरे पति हैं, मैं अब आपसे कुछ भी नहीं छुपा सकती। तो मुझे ये बताओ कि तुम ये बिल्ली कैसे बनी? क्योंकि तुम्हारे पिता ने बताया कि तुम पहले बिल्कुल सही थी, बहुत सुंदर थी, फिर ये कैसे हुआ? राजकुमारी सौम्या कुछ देर चुप रही। आप मेरे पति हैं, इसलिए मैं आपको सारी घटना बताऊंगी। जब मैं बहुत सुंदर थी तब बहुत ही ज्यादा घमंडी थी। मुझे बिल्लियों से बहुत ज्यादा नफरत थी। एक दिन राजकुमारी सौम्या अपने कक्ष में बैठी हुई दूध पी रही थी। राजकुमारी सौम्या आईने के सामने अपनी सुंदरता को निहार रही थी। कुछ देर बाद उसने पीने के लिए कलश में दूध उठाया ही था कि तभी अचानक एक बिल्ली ने दूध पर झपट्टा मार दिया। दूध गिर गया। बिल्ली दूध को चाटने लगी। राजकुमारी सौम्या बुरी तरह से क्रोधित हो गई और वही कलश उठाकर बिल्ली के सिर पर मार दिया। बिल्ली के सिर से खून बहने लगा और उसने कुछ ही देर में दम तोड़ दिया। इस बिल्ली की इतनी हिम्मत कि इसने मेरा दूध बेकार कर दिया। मुझे बिल्लियों से वैसे भी नफरत है। मैं राज्य में ऐलान कर दूंगी कि इस राज्य में जितनी भी बिल्लियां हैं उन सबको खत्म कर दिया जाए। अगले ही पल वहां पर काला धुआं उठा और उस धुएं ने एक स्त्री का रूप धारण कर लिया। वो स्त्री आधी इंसान और आधी बिल्ली जैसी दिखती थी। कौन हो तुम? मैं बिल्लियों की देवी हूँ। तूने एक भूखी बिल्ली पर कलश से इतनी बेरहमी से वार कर दिया और उसे मार डाला। वो मेरी सबसे प्रिय बिल्ली थी और अब तू अपने राज्य में आदेश देगी कि जितनी भी बिल्लियां हैं उन्हें मार दिया जाए। नहीं राजकुमारी, मैं तुझे श्राप देती हूँ। तेरा चेहरा अभी इसी समय बिल्ली के रूप में परिवर्तित हो जाए। इतना कहते ही अचानक राजकुमारी सौम्या का चेहरा बिल्ली में बदल गया। वो रोने लगी।
रोने से कोई फायदा नहीं राजकुमारी। अगर तूने ये सच्चाई अपने पति के अलावा किसी और को बताई तो तू उसी क्षण जलकर राख हो जाएगी और तेरा ये पूरा राज्य खत्म हो जाएगा। तुमने मेरा चेहरा बिल्ली में बदल दिया। तुम्हें लगता है कि अब कोई मुझसे विवाह करेगा? जब भी कोई ऐसा मनुष्य तेरे जीवन में आएगा जो तेरे तन से नहीं बल्कि तेरे मन को देखकर तुझे प्रेम करेगा, तू उसी को ये रहस्य बता सकेगी। और जब वो रहस्य को जान जाएगा तब तुझे उसे कनिष्क जंगल में लेकर आना होगा। कनिष्क जंगल में एक सुनहरे रंग का तालाब बहता है। मैं उसी तालाब में रहती हूँ। जब तू अपने पति को उस तालाब में ले जाएगी, मैं प्रकट हो जाऊंगी। अगर तेरा पति मेरा मनचाहा बलिदान दे देगा तो तू अपने असली रूप में लौट आएगी। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। इसलिए मैंने आज तक इस रहस्य को कभी नहीं बताया। हो, चलो तुम मेरे साथ चलो, आओ। कहाँ पर? उसी तालाब के किनारे। मैं भी देखता हूं कि वो कौन सा बलिदान मांगती है। मैं तुम्हें सही करने के लिए कोई भी बलिदान देने को तैयार हूं। चलो सौम्या, आओ मेरे साथ। अर्जुन राजकुमारी सौम्या को लेकर घने जंगल में चल पड़ा। बहुत देर के बाद वो दोनों कनिष्क जंगल की सीमा पर पहुंचे। ये तो बड़ा ही विचित्र जंगल है। यहाँ पर हर तरफ अंधेरा है। तभी अर्जुन की नजर दूर सुनहरी किरणों पर पड़ी। वो देखो, वो सामने सुनहरे रंग की किरण फैली हुई है। लगता है वहीं पर वो तालाब है। चलो आओ। कुछ देर बाद राजकुमारी सौम्या और अर्जुन तालाब के किनारे खड़े थे। अगले ही पल तालाब से काला धुआं उठा और वही बिल्ली जैसी दिखने वाली स्त्री वहां पर प्रकट हो गई। तो आखिरकार तुझे ऐसा मानव मिल ही गया जिसने तेरे तन से नहीं तेरे मन से प्रेम किया। ये मेरी पत्नी है। बताओ इसका श्राप कैसे दूर किया जा सकता है? तुझे एक बलिदान देना होगा। बता, क्या तू मेरे बताए हुए बलिदान को दे सकता है? बलिदान बताओ। तेरी पत्नी फिर से सुंदर हो जाएगी, लेकिन तेरा चेहरा कुत्ते जैसा हो जाएगा। बता, क्या तू ये बलिदान दे सकता है? ये सुनकर राजकुमारी सौम्या चौंक गई। ऐसा मत करिएगा। हाँ, मुझे मंजूर है। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से राजकुमारी सौम्या का चेहरा सुंदर हो गया और वो अपनी असली हालत में लौट आई। बिल्ली जैसी दिखने वाली स्त्री भी एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। ये तुम्हारी परीक्षा थी, ये देखने के लिए कि क्या तुम वास्तव में अपनी पत्नी से सच्चे मन से प्रेम करते हो या नहीं। तुम सच्चे प्रेमी हो। मुझे कोई बलिदान नहीं चाहिए। अपनी सुंदर राजकुमारी पत्नी को लेकर चले जाओ। इतना कहकर वो स्त्री रंग बिरंगी किरणों में विलीन हो गई। अर्जुन अपनी पत्नी राजकुमारी सौम्या को लेकर घर लौट आया। घर पर राजकुमारी सौम्या की सुंदरता देखकर चमेली पूरी तरह से चौंक गई। तभी वहां पर चंद्रलेखा भी आई, जो राजकुमारी सौम्या का मजाक उड़ाने के इरादे से आई थी। अर्जुन, ये कौन है? ये मेरी पत्नी राजकुमारी सौम्या ही है। बस इसके ऊपर जो श्राप था वो खत्म हो गया। चंद्रलेखा को अपनी गलती का एहसास होने लगा। मुझे माफ कर दो राजकुमारी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। ये सब मेरे बुरे कर्मों का फल था जो मुझे मिल गया। चलो राजकुमारी, अब तुम्हारे पिताजी को ये बात बताते हैं। वो बहुत खुश हो जाएंगे। तुम्हारी बहन चमेली भी साथ चलेगी। कुछ दिन बाद अर्जुन अपनी पत्नी राजकुमारी सौम्या और बहन चमेली के साथ राजा विक्रम के दरबार में खड़ा था। तुम्हारी वजह से अर्जुन, हमारी पुत्री फिर से सुंदर हो गई। मैं तुम्हारा ये कर्ज जीवन भर नहीं चुका सकता। आज से तुम और तुम्हारी बहन इसी महल में रहोगे और मैं तुम्हें इस राज्य का
अगला राजा घोषित करता हूँ। अर्जुन मुस्कुराने लगा। अगले दिन राजा विक्रम ने अर्जुन को राजा घोषित कर दिया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।